तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल और दौड़, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हम लोग बात किए हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए आज बात करेंगे हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लगाएंगे हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चे, निरक्षीय मतलब क्या होता है? अक्ष माने उसी अक्ष पर जिस पर आवेश है। निरक्ष माने आवेश वाले अक्ष के लंबवत अक्ष में। बात समझ रहे हो आप? निरक्ष माने क्या है बच्चे? आवेश वाले अक्ष के लंबवत, जिसमें आवेश है उस अक्ष के लंबवत अक्ष में अगर हमें तीव्रता निकालनी पड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? निरक्षीय बोलेंगे। अब देखो डायग्राम, इसको समझो क्या है। जैसे मान लो, जैसे हमने कल बताया था कि एक ऋण आवेश ये है माइनस क्यू, एक धन आवेश है ये प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की बच्चे जो दूरी पूरी क्या है? 2L है। दूरी क्या है? 2L है। इनका मध्य बिंदु क्या है? O है। तो ये आधी दूरी क्या हो जाएगी? L। ये आधी दूरी क्या हो जाएगी? L। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो, तो आगे बात करेंगे बच्चे। हमने कहा मध्य बिंदु O है, आधी दूरी यहां से यहां तक की ये L है और ये दूरी हमारा L है। क्लियर यहां तक? अब देखो, ये एक वैद्युत द्विध्रुव AB है बच्चे। क्या है? AB है। वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर माइनस Q और प्लस Q बिंदु आवेश है। पूरी दूरी 2L है, आधी दूरी L और L और केंद्र O है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो आगे, इसके आगे बच्चे ध्यान दें तो इसके देखो मध्य बिंदु से लंब अर्धक रेखा, लंब अर्धक रेखा पर जो लंबवत है और अर्धक रेखा है ये और ये बराबर है। लंब अर्धक रेखा पे R दूरी पर, बात समझो, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंब अर्धक रेखा से R दूरी पर एक बिंदु कौन है बच्चे? P है। क्या है ये? P है। ये बिंदु P है। हमें इस बिंदु पर इन दोनों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बात समझ में आई? देखो, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उसके लंब अर्धक रेखा पर R दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इसे ही निरक्षीय बिंदु कहते हैं। जो अक्ष पे, देखो अक्ष ये पूरा है, ये लाइन अक्ष वाली है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है निरक्ष वाली है। तो निरक्ष वाली रेखा पर बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बात समझ रहे हो ना? अब देखो हमें आवेश से बिंदु P की दूरी चाहिए, तो हम इसको मिलाएंगे भाई, यहां से लेके यहां तक मिला देंगे, इसको यहां से यहां तक मिला देंगे। तो आप ध्यान दोगे अगर आप, तो ये क्या होगा? अगर आपसे कहें ये वाली लंबाई क्या है तो कहोगे सर ये L है और ये R है। तो ये वाली रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ये L है और ये R है, तो ये वाला रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम यही होगा, ये भी हमारा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? कोई भी दुख दर्द है बताओ भाई यहाँ तक समझने में? अब देखो भाई, इसके बाद
अब आप हमें क्या करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेश के कारण निकालनी है। बात समझ में आ गई? इसके लिए देखो ध्यान से, प्लस वाले आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता किधर होगी, बाहर की अंदर। प्लस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, आपको बताया गया है पीछे भी। तो प्लस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये बच्चे हो जाएगी, इसको नाम दे देंगे हम EB। क्या नाम दे दें, EB दे नाम, बी वाले आवेश के लिए EB ऊपर की तरफ है। बात क्लियर है? ये बताओ, इस माइनस क्यू वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ऊपर, तो कहोगे नेगेटिव वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की तरफ होती है। बोलो हाँ या ना, सही बात है। तो अब बच्चे देखो, नेगेटिव वाले आवेश के कारण EA इस दिशा में होगा। बोलो कोई समस्या है आपको यहां तक? EA इस दिशा में, EB उस दिशा में। इतना क्लियर है सबको? अब देखो इसके बाद आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा कि हमने यहाँ क्या बनाया है डायग्राम। बात समझ रहे हो? तो लिख लोगे, बोल दिया जाए। देखो लिखो बच्चे, इसमें आपको लिखना क्या पड़ेगा, इस डायग्राम को बनाने के बाद लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर क्रमशः -Q व +Q बिंदु आवेश स्थित हैं। द्विध्रुव की लंबाई 2L है, द्विध्रुव की लंबाई 2L है तथा द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। ठीक है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। आगे लिखेंगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवर्धक रेखा पर R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में या R दूरी पर निरक्ष पर बिंदु P है, निरक्ष पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस भाई इतना लिखना पड़ेगा आपको। ये हमने अपना मोटिव बता दिया, मकसद करने क्या जा रहा है। हमने डायग्राम में क्या लिखा बता दिया, साफ साफ स्पष्ट, और हम करने क्या जा रहा है हमने बता दिया। ठीक है, इतना आप नोट कर लो। अगर यहाँ तक किसी कोई समस्या है भाई तो बता सकते हो आप। इसके बाद हम डेरिवेशन अब शुरू करेंगे। क्लियर मामला है? हमने कहा माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर क्रमशः -Q व +Q बिंदु आवेश स्थित है। द्विध्रुव की लंबाई 2L है तथा द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंब अर्धक रेखा पर R दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया सारी बात को बढ़िया से स्पष्ट शब्दों में लिख दिया। ये आपको करना है। डेरिवेशन में आपको इतना करेंगे तो बढ़िया नंबर पूरा मिलता है। मतलब जो आपने बनाया है लिखना पड़ेगा, रचना कर दिया उसका। बोलो किसी कोई समस्या यहाँ तक है? नोट कर लिया सब लोग? आगे बढ़ा जाए। अब देखो इसको हम मिटा देंगे इतना,
क्योंकि अब स्पेस हमें चाहिए, जितना आप लिख लो इसको हम मिटा के फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो नोट हो गया जी सबका? अब भाई देखो इसके आगे कहानी शुरू करते हैं। अब हमने कहा कि देखो ये साबित ना किया पहले, देखो अब हमने कहा कि अगर हम बात करें ये तीव्रता EB निकालें वैल्यू, तो EB कितनी आएगी? वैद्युत क्षेत्र प्लस Q वाले आवेश के कारण, तो लिख दो ऐसे एक बार, तो लिखो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो भाई कितनी है? तो कहोगे तीव्रता का फॉर्मूला हम लोग भाई देखे हैं ना कल, क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/R² होता है ना, KQ/R² होता है। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? EB बराबर आएगा आपका KQ अपॉन दूरी कितनी है रूट में R² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आ गया KQ अपॉन R² प्लस L²। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे ही सिमिलरली इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देख रहे हो भाई, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? तो कहोगे आप सर EA आएगी। EA बराबर, देखो आवेश माइनस Q तो लिखेंगे KQ, माइनस नहीं लिखेंगे, बताया था ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी माइनस में लिखते हैं। KQ बटे रूट में R² प्लस L² का होल स्क्वायर। देखो सेम वैल्यू है भाई, आवेश सेम है, दूरी सेम है, तो सेम वैल्यू भी आएगी KQ बटे R² प्लस L²। इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान से अगर देखो तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की वैल्यू समान ही आ रही है, बराबर आ रही है, 100% सेम है। अब ध्यान दो अगर आप, तो अच्छा बताओ EB की दिशा क्या है? तो कहोगे B से P की ओर, ऊपर की तरफ ना, तो डायरेक्शन यहाँ बगल में लिख देना। देखो बच्चे यहाँ जगह जहाँ है आपको नीचे इक्वेशन 1 के पास लिख देना दिशा क्या है, तो कहोगे दिशा B से P की ओर, ठीक है, B से P की ओर, दिशा जरूर लिखोगे आप कि डायरेक्शन किधर चल रही है। देखो ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको डेरिवेशन को बढ़िया सुंदर बनाएंगे, जहां से आपको नंबर एग्जैक्ट पूरा मिलेगा। अब देखो अगर बात करें हम EA की दिशा, तो P से A की ओर, देखो नीचे की ओर है ना, तो लिखेंगे दिशा क्या है इसकी, P से एरो बना दो A की ओर, P से A की ओर, ठीक है। बोलो बात समझ में यहां तक आ गई? अब देखो भैया हमने कहा कि यहाँ पे EA और EB बराबर है, तो इसको देखो EA बराबर EB और बराबर सबको E मान लें, कोई दिक्कत? क्योंकि हमने क्या किया, मान लिया भाई सब बराबर ही है, तो इसको E मान लिए सबको, तो एक लाइन यहाँ लिखेंगे EA बराबर EB बराबर E, सबको हमने E मान लिया, ठीक है। ये बात हमने मानी है खुद से, क्योंकि ये क्या है, बराबर है, तो सबको मान लिया हमने E, EA EB को हमने E मान लिया। यहाँ तक क्लियर है मामला? यहाँ तक कोई समस्या बताओ, देख लो पहले, यहाँ तक नोट कर लो। अगर कोई दुख दर्द किसी को है तो भाई बता सकता है। इसके बाद देखो हम, अब देखो यहाँ ध्यान देना, ऊपर का लिख लिए हो ना, थोड़ा सा साफ करेंगे ऊपर का, नोट कर लिए। अब देखो भाई थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना रहे हैं क्योंकि हमें काम है इधर का। देखो इधर देखो ध्यान से अब देखो ये डायग्राम में आप देख रहे हो, तो इसमें भाई EA और EB की दिशा हमने दिखाई है, दिख रहा है ना ये डायग्राम? अब देखो इसमें जो है
EA इस तरफ है, EB ऊपर है। अब देखो अगर यहाँ देखो इस AB के समांतर एक लाइन खींचे, यहाँ AB के समांतर, देखो ये AB के समांतर अगर एक लाइन खींच दे यहाँ पे हम, तो कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो भाई। अभी बताओ अगर ये एंगल मान लें थीटा है तो AB थीटा होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण थीटा थीटा होंगे। कोई दिक्कत किसी को? अगर ये भाई थीटा एंगल है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? ये वाला क्या है? थीटा होगा। और अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? दोनों एंगल थीटा है। ज्योमेट्री समझ में आ रही है? ये दोनों कैसे एंगल है तो कहोगे एकांतर अंतःकोण, है ना? ये दोनों बराबर हो गए। ये जो है संगत कोण है, करेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों है, बराबर हो गए थीटा थीटा। यहां तक ठीक है ना? अब देखो ये डायग्राम हम यहां बनाएंगे, कॉपी करेंगे नीचे, क्योंकि वहां पे थोड़ा गोच पोच हो गई है। बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको भी अलग से बनाना पड़ेगा डायग्राम, क्योंकि वहां गंदा हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो इसको अलग बनाएंगे, समझेंगे। यहाँ पे देखो बच्चे ध्यान देना, ये लाइन हमारी समांतर वाली है, ये लाइन हमारी P वाली है, ये ध्यान देना इस पे। ये बिंदु P है हमारा, देखो ये बिंदु P है। एक तीव्रता बच्चे ये ऊपर है, इसको नाम दिया हमने EB, जो कहें इसको E ही कह दिया हमने, है ना? यहाँ मान लिया ना कि AB और EA दोनों E ही है, दोनों को E बोल दिए हैं, तो ये E हो गया। कोई समस्या किसी को? बच्चे देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम EA की बात करें तो EA कितने पे है? थीटा एंगल पे। देखो ये थीटा एंगल है और इतने नीचे थीटा एंगल पे E एक और है, ये तीव्रता है। बोलो बात समझ में आई? एक तीव्रता देखो EB वाला ये है और EA वाला ये है, ये भी थीटा तो ये भी थीटा। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को है? साफ दिख रहा सीधा सीधा? देखो ध्यान से, क्लियर है यहां तक ना? एक बार देख लो, देखो ये डायग्राम हमने यहां बना दिया, कोई समस्या किसी को है? नहीं। अब देखो बच्चे वेक्टर का वियोजन आपने सीखा है, दो घटक में तोड़ना। एक वेक्टर ये E है, एक वेक्टर ये E है, दोनों जो है पूरे एंगल 2 थीटा है। थीटा में पता नहीं है, तो ऐसा करते हैं इनके दो घटक बनाते हैं, इनके दो घटक बनाते हैं। उसके पहले आप समझो, देखो पहले इसको एक घटक, क्षैतिज घटक ये होगा इधर वाला। देखो इस ऊपर वाले E का क्षैतिज घटक इधर होगा E cos थीटा। थीटा की तरफ घटक cos थीटा होता है, ये सबको आता है इतनी बात। थीटा के परपेंडिकुलर घटक E sin थीटा। बहुत सही, शाबाश, सबको पता है बात, E sin थीटा। भाई समझ में आ गया सबको? इसका दो घटक कर, इधर वाला cos थीटा, उधर वाला sin थीटा। थीटा की तरफ वाला घटक cos थीटा होता है, थीटा के लंबवत sin थीटा होता है। तो हमने इस E को काट दिया, क्योंकि इसको दो घटक में वियोजित कर दिए हम, इसका काम खत्म हो गया। समझ में आया? अब देखो नीचे वाले का, इसका घटक थीटा की तरफ वाला E cos थीटा, देखो इस वाले का, और इस वाले का नीचे जाएगा कौन? E sin थीटा। कोई समस्या किसी को? अब AB कट गया भाई, इसको भी हमने दो घटकों में तोड़ दिया। बात समझ रहे हो ना? इसका E cos थीटा, थीटा की तरफ, थीटा के लंबवत E sin थीटा। अब ध्यान से अगर देखोगे आप तो E sin थीटा दो बराबर और विपरीत घटक या वेक्टर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो ये E sin थीटा और E sin थीटा एक दूसरे के कर देंगे निरस्त। बचा कौन? E cos थीटा। दोनों E cos थीटा समान परिमाण के एक ही दिशा में है, इसलिए जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में है, जुड़ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई समस्या किसी को है? नहीं। तो अब भाई ऐसा करो ना, इतना नोट कर लो, इतना भी मिटाएंगे, इतना हम फिर इसके जोड़ के यहाँ दिखाएंगे आपको। यहाँ पे ये डायग्राम बना लो स्पष्ट आप अलग से, ठीक है? ये डायग्राम आपको फिर से बनाना पड़ेगा, आप बना लो, पहले इतना कर लो। तो बच्चे अब ध्यान देंगे आगे। तो आगे ये करना है कि हमने देखो बच्चे किया क्या, वैद्युत क्षेत्र E को दो घटकों में वियोजित कर दिया।
हमने किया क्षैतिज घटक बच्चे ई कॉस थीटा, एक लंबवत घटक ई साइन थीटा में। तो लिखेंगे आगे वैद्युत क्षेत्र ई को दो घटकों में वियोजित करने पर, वैद्युत क्षेत्र ई को दो घटकों ऐसे लिख लो, दो घटकों क्षैतिज घटक, ध्यान देंगे बच्चे, क्षैतिज घटक ई कॉस थीटा व लंबवत घटक ई साइन थीटा में वियोजित करने पर, ठीक है, वियोजित करने पर आगे लिखेंगे, चूंकि लंबवत घटक ई साइन थीटा परस्पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत दिशा में है, समान परिमाण व विपरीत दिशा में है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। बात समझ में आएगी यहाँ तक? भाई देखो, ई साइन थीटा समान परिमाण विपरीत दिशा में है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, काट देंगे। बात समझ में आ गई? और क्षैतिज घटक ई कॉस थीटा एक ही दिशा में है, अतः ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो गया। इतना देखो, आपको ये समझ के लिखना है, ये कोई किताब में कहीं से कॉपी नहीं, बढ़िया से आपको समझना है। जो आपने किया है बहुत आराम से लिखना है। देखो, इसको याद नहीं करना कि सर बहुत ज़्यादा लिखवा दो, कैसे याद करेंगे। रोना नहीं बच्चे, इसको याद करना कहाँ है, इसको समझ के लिखना ही तो है। अपनी लैंग्वेज में जैसा आप उचित समझो, बढ़िया सजा के लिख देना है आपको। जो आपने किया उसको आपको लिखना है, बस याद करने कोई बात है यहाँ पे नहीं है। अब देखो, हमने कहा ई कॉस थीटा दोनों क्या है, एक ही दिशा में जुड़ जाएंगे, तो नेट वैद्युत क्षेत्र, तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा भाई? तो कहोगे ई नेट बराबर आएगा गुरुजी, ई नेट आएगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, प्लस ई कॉस थीटा, यानी कि हो गया 2e कॉस थीटा। ई की वैल्यू हमें पता है, 2 तो कांस्टेंट है, नंबर ही है, और कॉस थीटा हमें जो है यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? इतना नोट करो जल्दी से स्पीड में, फिर ऊपर का हम फिर से मिटाएंगे, ऊपर बताएंगे। इसको नोट कर लिए जी। किसी कोई समस्या यहाँ तक है? अगर कोई किसी को दुख है तो बताओ भाई, बता दे। यहाँ पर दिक्कत कोई है तो, यहाँ तक कोई समस्या हो तो। कोई समस्या नहीं किसी को? आगे बढ़ा जाए। अब देखो भैया, ई की वैल्यू हमें पता है,
सबको याद होगी, अभी पीछे हमने निकाला है। अब देखो आगे लिखेंगे ई नेट। भैया देखो ई नेट कितना आ गया, तो कहोगे आप आ गया सर जी 2e cos थीटा। भैया देखो 2 इंटू ई की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 से ये वैल्यू है, इंटू कॉस थीटा। भाई देखो कॉस थीटा हम निकाल रहे हैं, ध्यान देना सब लोग। अगर ये थीटा है भाई, देखो अगर ये थीटा है तो ये एक समकोण त्रिभुज छोटा वाला है, कौन सा, ए पी ओ। ध्यान दो यहाँ भैया, देखो त्रिभुज ए पी ओ में कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या, आधार बटे कण, आधार एल है और कण ये रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे है ना ये रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आ गया एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? कॉस थीटा समझ में आया? देखो अगर ये एंगल लेंगे तो ये आधार बनेगा और ये कण बनेगा, तो आधार बटे कण, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर? कोई समस्या किसी को यहाँ तक? नहीं। अब बच्चे देखो ध्यान दो, तो ई नेट क्या हो गया, तो कहोगे सर ई नेट आ गया आपका 2, देखो भैया इसको ऐसे लिख लो बच्चे, ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं। देखो भैया 2, अच्छा के अलग कर दो और 2QL अलग कर दो। देखो 2QL एक साथ लिख लिए और के अलग लिख दिए। समझ रहे होगे आप क्या कर रहे हैं, हम P बना रहे हैं उसको, हाँ, क्योंकि P क्या, चूंकि P बराबर होता है 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, उसकी वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे अपॉन में। देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और रूट मतलब पावर हाफ, इसको दोनों को जोड़ो। देखो भैया पावर 1 और पावर हाफ जोड़ो कितना आएगा, पावर 3/2। कोई समस्या? देखो पावर मैंने दिखा दिया जोड़ के, इसकी पावर 1, इसकी पावर रूट मतलब हाफ, 1/3/2 हो गया, 1 + 1/2 3/2। तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। जिसको समस्या है बच्चे वीडियो को एक बार और देखो ध्यान से कैसे जोड़े। देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 3/2, बात समझ में आई? 1/2 3/2 हो गया पूरा ये। अब देखो आगे ई नेट क्या हो गया, के ये पूरा पी हो गया, पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ रहे हो आप? कोई समस्या यहाँ तक? नहीं। अब देखो भैया ये फार्मूला तो बन गया। अब हमने जैसे कल बताया था आपको कि चूंकि आर जो है एल बहुत बड़ा है एल से, बात समझ रहे हो कि नहीं? और इसमें केस बनाएंगे कि अगर आर जो है एल से बड़ा है, ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि आर इज मच 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 ग्रेटर देन एल, मतलब आर जो है एल से बड़ा है। भैया आर क्या है, ये द्विध्रुव, और द्विध्रुव की लंबाई 10 की पावर -6 की कोटि की होती है, एक मैक्रोन के ऑर्डर की होती है। तो आर का मान बड़ा होगा एल से, तब इसलिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर से और बड़ा हो जाएगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर से और बड़ा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो इस कैसे बड़ा हो, कल आपको दिखाए थे हम नंबर लेके। जैसे मान लो यहाँ थोड़ी देर के लिए कि आर की वैल्यू बच्चे 2 है और एल की वैल्यू बच्चे मान लो यहाँ पे थोड़ी देर समझने के लिए मान लो 0.1 है, मान लो, है तो बहुत छोटा लेकिन 0.1 मान के हम काम चला रहे हैं। अगर आर की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 0.1 है, तो इसका स्क्वायर करो, तो भैया आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 और एल स्क्वायर की 0.01 आएगी। तो स्क्वायर करने पर आर तो बढ़ा है लेकिन एल और छोटा हो गया, देख रहे हो? तो आर स्क्वायर जो है एल स्क्वायर से और बहुत बड़ा हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब जैसे मान लो आपके पास में जेब में 1 लाख रुपए है, एक जेब में 1 लाख रुपए है और तुम्हें 1 रुपये कोई दिखा रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू है क्या सामने 1 लाख के सामने? नहीं भाई, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे ना, रिजेक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो क्या करेंगे, तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर
छोड़ने पर बच्चे देखो छोड़ दिए, ठीक है ना, क्योंकि आर स्क्वायर बड़ा है, हाँ उसे कहते हैं नगण्य मानने पर, बात वही है, छोड़ दिए, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, ई नेट क्या हो गया भाई, ई नेट आ गया आपका KP बटे आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि एल स्क्वायर हटा दिए ना, आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि एल स्क्वायर गायब कर दिया ना आप यहाँ से। तो देखो 2 से पावर 2 कट गई इसकी, तो क्या आ गया, तो अगर सर ई नेट आ गया आपका KP बटे R3, KP बटे R3। कोई समस्या है भाई, कोई क्लियर यहाँ तक मामला है ना, बिल्कुल। तो ई नेट क्या आ गया, KP बटे R3। तो भैया देखो हमने कल पढ़ा था अक्ष के लिए, देखो इसको मिटा रहे हैं, अब ध्यान देना इधर भाई, हमने कल अक्ष के लिए कोई सूत्र पढ़ा था, याद है आपको, देखो पूरा डायग्राम का मिटा के बता रहे हैं आपको, हम समझाते हैं कि कल हमने और आज जो पढ़ा उसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन बहुत जरूरी जानना है ना भाई। देखो हमने कल कहा था कि ई अक्ष पे कितना आया था, बहुत सही शाबाश, 2KP बटे R3 आया है, और आज निरक्ष कितना आया, ई निरक्ष, देखो ई निरक्ष आ गया KP बटे R3। भैया दोनों में कुछ संबंध है, देखो अक्ष वाला डबल है निरक्ष वाले का ना, आज वाला आधा आया है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ई निरक्ष जो होता, ई अक्ष जो है, ई अक्ष ये 2 गुना है ई निरक्ष का। बोलो सबको समझ में बात आई कि नहीं आई। एक बात तो ये हो गई कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अक्ष में होती है और निरक्ष का डबल होती है, बात समझ में आई। कल फॉर्मूला ये वाला आया था, आज ये वाला आया है, और दोनों में रिलेशन दिखा दिया हमने कि ई अक्ष जो है निरक्ष का डबल है। मामला क्लियर यहाँ तक का है। अब देखो अगर हम इस अक्ष को कल हमने वेक्टर रूप में लिखा था, तो आज हम निरक्ष को वेक्टर रूप में लिखेंगे। तो देखो सदिश रूप में, सदिश रूप में, तो भाई निरक्ष वाला क्या आएगा, ए निरक्ष, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा K इंटू P वेक्टर अपॉन R3। क्लियर है, देखो ये, तो ये सदिश रूप में हो गया। क्लियर है मामला यहाँ तक का। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन किसका हो गया, निरक्ष के लिए। तो अगर हमें निरक्ष में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस प्रकार डिराइव करेंगे। उम्मीद है बच्चे कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत किसी को है यहाँ तक समझने में, ठीक है, नोट कर लो फिर।